चलिए तो बताइए कल कहाँ स्टॉप किया था हमने? कल हमने स्टॉप किया था सिस्टम ऑफ फोर्सेज पे, राइट। और फोर्सेज के सिस्टम के कई प्रकार हमने लिखे थे कि सिस्टम ऑफ फोर्सेज कई टाइप का होता है, वो पूरा लिस्ट किया था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि उस लिस्ट में जो हमने लिखा था वो क्या है, समझ आया ना। तो देखो डियर, सबसे पहला सिस्टम ऑफ फोर्सेज है वो क्या है, बताना जरा। क्या? कोलिनियर। बताते रहना मुझे पूरी लिस्ट। कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेज, सिस्टम ऑफ फोर्सेज, SOF लिख दिया मैंने, राइट। सिस्टम ऑफ फोर्सेज या केवल कोलिनियर फोर्सेज भी कह सकते हैं। तो देखो कोलिनियर फोर्सेज प्यारे बच्चों क्या होते हैं। मान लो एक फोर्स इधर को लगाया कोई, उसके बाद एक फोर्स मेरे पास हो रहा है वो इधर को लगा हुआ है, समझ आना। तो जब कोई दो फोर्स, अब हर एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होती है, आप इतना भी जानते हैं। तो मान लो सपोज दैट ये कोई फोर्स है और ये इसकी कोई ना कोई लाइन ऑफ एक्शन है। मान लो एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है कोई इधर को, और सपोज दैट एक कोई दूसरा फोर्स है इधर को। तो मान लो ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2। तो देखो किसी एक ही पॉइंट पे लगे हुए हैं, समझ। एक और भी लगा सकते हो आप। मान लो कोई तीसरा फोर्स और लगाया आपने, जो तीसरा फोर्स है वो इधर को लगा दिया आपने, वो है F3। तो तीन फोर्स लगा दिए एक ही पॉइंट पे। पॉइंट मान लिया मैंने A है ये, तो A पॉइंट पे तीन फोर्स लगे हुए हैं, समझा आप। तो ये जो तीनों फोर्स हैं ये पॉइंट पे भी मान सकते हैं, बॉडी के ऊपर भी मान सकते हैं ना। अभी देखो आप कॉन्सेप्ट। तो जब किसी पॉइंट पर तीन फोर्स, यानी फोर्स 3 लगे, 4 लगे, 5 लगे, 6 लगे, तो यहाँ पे अगर तीन फोर्स मैंने लिए हैं, तो ये जो सिस्टम ऑफ फोर्सेज है, फोर्स के ग्रुप को ही क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ फोर्सेज। तो जो फोर्सेज हैं, क्या सभी की लाइन ऑफ एक्शन सेम है? क्या लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल सिंगल लाइन में है? तो जब सिंगल लाइन के अलोंग लाइन ऑफ एक्शन, सभी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल लाइन के अलोंग होती है, तो ऐसे सभी फोर्सेज को कोलिनियर फोर्सेज कहा जाता है, या फिर इन्हें कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेज कहा जाता है। कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेज को शॉर्ट में आप कोलिनियर फोर्सेज कह देते हैं, राइट और रॉन्ग। तो ये जितने भी यहाँ पर फोर्सेज है सभी कोलिनियर फोर्सेज हैं या कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेज, राइट। चलिए समझा, बस केवल इन्हें समझना है, इनमें समझान हमें देख के आना चाहिए कि अगर लगा हुआ है तो इसे क्या कहेंगे हम। मान लो एक नंबर में अगर कभी आ जाए कि सिस्टम लगा, बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के दे रखे, बताओ उसका नाम क्या है? ये कॉनकरंट है, कोलिनियर है, या पैरेलल है, समझा। या कॉनकरंट पैरेलल फोर्सेज हैं, कॉनकरंट, प्लेनर, कोप्लेनर, समझ आ ना। तो देख के पहचान में आने चाहिए बस, इसलिए फिगर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ आना। चलिए इसी के बाद अगर एक एग्जाम्पल दे दिया जाए कि मान लो एक ये बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर आपने एक फोर्स ये लगाया, उसके बाद एक फिर फोर्स आपने ये लगाया, चले मान लो सपोज दैट एक फोर्स इस बॉडी के ऊपर आपने ये अप्लाई किया यहाँ पे। तो एक फोर्स तो ये है, इस पॉइंट पे अप्लाई किया। अब बॉडी का एक पॉइंट ये है, एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया। एक पॉइंट ये है बॉडी का, एक फोर्स यहाँ अप्लाई कर दिया नीचे को। एक इस वाले पॉइंट पे भी एक फोर्स आपने अप्लाई किया है ऊपर को। तो यहाँ पर टोटल मान लो F1 है, ये F2 है, ये F3 है और ये F4 है। तो चार फोर्सेज बॉडी के ऊपर लगे हुए हैं। तो ये सभी के सभी 4, 5, 6 कितने लगा लो, तो इन सभी फोर्स की देख के समझ आ कि लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो अगर सभी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो पूरे सिस्टम ऑफ फोर्सेज को क्या कहेंगे आप? कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेज या कोलिनियर फोर्सेज, राइट। तो ये भी कोलिनियर है। और यहाँ पर जितने फोर्सेज हैं F1, F2, F3 और F4, ये सभी कोलिनियर फोर्सेज हैं। यह है सभी कोलिनियर फोर्सेज है या कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेज भी कह सकते हैं, राइट और रॉन्ग। फोर्स का ग्रुप ही बॉडी के, और जब आप एक से ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो फोर्स का जो ग्रुप होता है उसे ही सिस्टम ऑफ फोर्सेज कहा जाता है, राइट और रॉन्ग। तो कोलिनियर फोर्सेज की कंडीशन क्या है? द लाइन ऑफ एक्शन, द लाइन ऑफ एक्शन, द लाइन ऑफ एक्शन, और जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है उसे आप कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, समझ आ ना, पर बस लाइन वही रहनी चाहिए। तो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेज आर डिफरेंट या सेम,
आर सेम। तो लाइन ऑफ एक्शन देखो सबकी सेम है, एक ही लाइन के अंदर अलाई कर रहे हैं, एक ही लाइन के अलॉन्ग लाई कर रही हैं सभी फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन। समझा? तो उन्हें बोलते हैं कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेज। आई होप यह इजीली आपको समझ आ गया होगा, राइट। चलिए अब दूसरा कौन सा था सर जी? कोप्लेनर। कोप्लेनर, कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेज। चले तो देखो कोप्लेनर, या जो कोप्लेनर दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो को और एक प्लेनर। समझा? तो देखो सर जी यहां पर बात क्या है, को का मतलब होता है सेम और प्लेनर मतलब प्लेन। तो सेम प्लेन में जो फोर्स लगे होते हैं, एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में जो फोर्स लगे होते हैं उन्हें हम कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं, राइट। अब सिंगल प्लेन का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो आप एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ज़्यादातर आप केवल 2D में ही बात करते हैं, 3D में तो बात हम बहुत ही कम करते हैं। एनालिसिस मोस्टली जो इंजीनियरिंग में चलती है हमारी, वो क्या चलती है? 2D ही चलती है, 2D बेस्ड ही चलती है, राइट, ज़्यादातर। तो एक्स और वाई अगर आपने बताया, समझा ना। चलिए तो एक्स वाई में अगर मैं बात करूं, समझा ना, तो इसी प्लेन पे आप कोई भी लाइन खींचते हैं, कोई भी सर्कल बनाते हैं, कोई भी स्फेयर बनाते हैं। स्फेयर बना सकते हैं 2D में आप, है या नहीं? तो स्फेयर तो अलाउड ही नहीं है 2D में। तो यहां सर्कल बना सकते हैं, लाइन बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, पैराबोला बना सकते हैं, हाइपरबोला बना सकते हैं, कोई रैंडम कर्व बना सकते हैं, एलिप्स बना सकते हैं, परंतु कोई भी 3D पिक्चर नहीं बन सकती। ये तो आपने पढ़ी लिया, राइट। चले तो देखो डियर यहां पर है क्या। अब ये एक ही प्लेन है, इमेजिन करना, थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाना चाह रहा हूं इसे मैं। मान लो सपोज दैट, समझा ना, हमारे पास ये कोई बॉडी है, ये कोई एक बॉडी ले ली हमने, और इस बॉडी में मेटल की बॉडी है ये। इस बॉडी में यहां पर एक हुक लगाया, क्या लगाया? हुक। समझ पा रहे हैं आप? जानते हैं ना हुक जिसमें रस्सा बांध सकते हैं आप। और एक हुक यहां लगाया, एक हुक यहां लगाया, एक हुक यहां लगाया, 4 हुक लगा रखे हैं। अब यहां पे हमने एक रस्सा बांधा, यहां भी रस्सा बांधा, यहां भी एक रस्सा, जानते हो ना रस्सा या रस्सी, छोटी सी रस्सी, ज्यादा भारी नहीं, मुझे 5-6 किलो की है, 5-6 किलो की बॉडी है यार, तो ज्यादा भारी तो है नहीं, तो मोटा रस्से की जरूरत नहीं है, रस्सी संभाल लेगी इसे, है ना। एक हुक यहां था, रस्सा यहां बांधा, एक रस्सी यहां बांधी, समझा। अब 2 बंदे इधर खड़े हैं, और बंदा एक तो यहां खड़ा है कहीं छत पे, एक बंदा तो यहां खड़ा हुआ है, और एक बंदा कहीं यहां नीचे खड़ा है, समझा ना। एक बंदा यहां पर खड़ा हुआ है। तुम्हारी जिंदगी पता है क्यों झंड होती है? क्योंकि चीजों को आप प्रैक्टिकल व्यू में देखते ही नहीं, और थ्योरी में कभी चीज समझ आती नहीं, समझ आ ना। क्योंकि पिक्चर तभी बनेगी जब चीजों को रिलेट करोगे प्रैक्टिकल लाइफ से, और जो दिमाग में पिक्चर बन जाती है तो आप उसे कभी भूलते ही नहीं है, समझा। डायग्राम तो आइडियल होते हैं यार, उन्हें तो हम तोड़ मरोड़ के बनाते हैं, एजम्पशन लेके बनाते हैं, तो कभी आइडियलाइज चीजें आपको विजुलाइज हो ही नहीं सकती ज्यादातर, क्योंकि रियल पिक्चर कुछ और है। हम जो एग्जाम्पल देखते हैं उन्हीं से तो रिलेट करके समझना होता है हमें, पर तो जो देखते हैं वो रियल है, जो पढ़ते हैं वो आइडियल है, समझा ना। तो इसलिए थोड़ों का मैचिंग होना जरूरी है। हम मान ले कि जो हमने एक्चुअल में देखा है वो आइडियल ही है, तो इसलिए पिक्चर बनाने में आसानी होती है दिमाग को। अब पिक्चर कभी भूलता नहीं, वो भी इंटरेस्टिंग पिक्चर, आपकी पसंद की पिक्चर अगर हो जाए तो, है या नहीं। तो देखो 4 आदमी ऐसे खड़े हैं, 4 ही रस्से बांधे हुए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, कि जैसे ये यहाँ पर मेरा हथेली है, एक बंदा तो यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, अरे बोलो, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में, है ना, अरे बोलो, ऐसे खड़े हुए हैं। और ये यहाँ पे बीच में क्या है, ये यहाँ पे बॉडी है, इमेजिन कर रहे हैं आप। रस्सा यहाँ से बांधा, इसके हाथ में पकड़ा दिया ये, और रस्से को जब ये खींचेगा अपनी तरफ तो पूरा स्ट्रेट मिलेगा, 100% स्ट्रेट मिलेगा, या कर्व शेप में मिलेगा। रस्सा खींच रहे हैं ना रस्सी को, तो सर जी इसके हाथ में पकड़ा दिया, तो यहां पर क्या सर जी, एक रस्सा इसके हाथ में पकड़ा दिया, यहां से एक रस्सी इसके हाथ में पकड़ा दी है, यहां से एक रस्सी इसके हाथ में पकड़ा दी है, एक रस्सी इसके हाथ में पकड़ा दी है,
अरे समझ आ रहा है या नहीं? यस, तो ऐसी स्टोरी है सर जी। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी ना। अब जरा एक बार बताना यार, जब ये बॉडी है, दिस इज द बॉडी। अब बॉडी हमेशा 3D होती है। अगर मैंने नाम बॉडी का लिया तो बॉडी का मतलब हैविंग सम मास, और मास कभी 2D में लाई नहीं कर सकता। समझ आ ना, क्यों नहीं लाई कर सकता? रीजन क्या है? अबे मास बराबर होता है डेंसिटी गुणा वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमेशा 3D होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई, ऊंचाई 0 मान ली तो फिर वॉल्यूम 0 तो मास 0, तो कोई भी बॉडी कभी 3D में एग्जिस्ट कर नहीं सकती। बॉडी का मतलब ही 3D होता है। अरे समझ आ रहा है नहीं? यस, तो ऐसी बॉडी है ये। अरे बॉडी भाड़ में जाए बॉडी यार, हमें तो फोर्स देखना है ना। फोर्स एक ही प्लेन में होने चाहिए। अगर 4 फोर्स यहां पे लगेंगे, ये बंदा जब इस बॉडी के रस्से को इधर खींचेगा तो बॉडी के ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा बच्चों? ये क्या बॉडी के ऊपर ऐसे ही फोर्स लगाएगा? जब ये बंदा रस्से को खींचेगा तो क्या बॉडी के ऊपर ऐसा ही फोर्स लगाएगा इधर को? जब ये रस्से को खींचेगा तो क्या फोर्स इधर को ही लगाएगा? ये इधर को लगाएगा अपनी तरफ को। बॉडी भी रेजिस्टेंस देगी, तो मैं बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्स की बात कर रहा हूं, रेजिस्टेंस की नहीं। ये सिस्टम ऑफ फोर्स है जो अप्लाइड किया है एक्सटर्नल। तो ये 4 फोर्स हैं। अब देखो सर जी स्टोरी क्या बताई थी मैंने, राइट और रॉन्ग? मान लो ये जस्ट ऐसी कहानी थी। इमेजिन करो कि ये पूरी कोई दीवार है और यहाँ बीच में ये कोई बॉडी रखी हुई है। एक आदमी इस कोने पे बैठा है, एक आदमी इस कोने पे बैठा है, एक आदमी इस कोने पे बैठा है, एक इस कोने पे बैठा है। तो देखो 4 फोर्स इधर को इधर को इधर को इधर को लग रहे हैं नहीं? और तो देखो चारों के चारों, ये मोबाइल एक प्लेन है, क्या चारों के चारों एक प्लेन है? अगर एक तलवार लेके आप यूं चला दो तो इन चारों आदमियों के आधे आधे पीस हो जाएंगे। चीर के आधी बॉडी इधर पड़ेगी, आधी रॉन्ग टर्न की तरह इधर पड़ेगी। अरे है या नहीं? यस, तो समझ पा रहे हैं आप? एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। इमेजिन करो एक बंदा यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ था या नहीं? अगर ये वाला बंदा यहाँ से थोड़ा इधर मैं बैठा दूं तो और यहाँ पे चाकू चलाऊं तो 3 बंदों की बॉडी कटेगी, एक बच जाएगा। क्योंकि जिस प्लेन में तलवार चल रही है ये उस प्लेन से अलग है, ये किसी दूसरे प्लेन में बैठा, तो यहाँ पे 2 प्लेन इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब इमेजिन कर रहे हैं आप? तो प्यारे बच्चों अगर तुम देखो तो एक प्लेन का मतलब ये कागज है, पूरा कागज का पेपर है, इसी पेपर के अलोंग चारों की लाइन ऑफ एक्शन है। तो हम कहेंगे चारों के चारों फोर्स हैं। मान लो इसने F1 फोर्स लगाया है, इसने बॉडी के ऊपर F2 लगाया है, इसने F3 लगाया है और इसने F4 लगाया। राइट और रॉन्ग? ये चाहे एक पॉइंट पे लगे ना लगे, भाड़ में जाए। अभी हम देखते हैं कि सेम प्लेन का मतलब क्या होता है। फोर्स अगर सेम प्लेन में लगे हैं तो उन्हें कोप्लेनर कहते हैं। समझ आया ना? तो इसका मतलब यहां पे अगर देखो तो चारों रस्से आपको एक ही प्लेन में दिखाई देंगे। परंतु अगर मैं इस वाले बंदे को बोलूं कि यार तू थोड़ा सा इधर को, या मैं छत पे चढ़े हैं ना, ये इस बंदे को मैं, ये तो यही है, ये यहाँ इस कोने पे, इस बंदे को थोड़ा इधर को खड़ा कर दूं और बोलो खींच रस्सा, तो अब ये वाला फोर्स सेम प्लेन में नहीं रहा। अब ये चारों के चारों फोर्स सेम प्लेन में नहीं रहे। अब 2D फिगर नहीं बन रहा है, अब एक्स और वाई नहीं रहा, अब जेड में भी चला गया डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायरेक्शन जेड में, अंदर की साइड है ना ये। अगर बंदा यहाँ 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 4 कोनों पे बैठा है, बीच में बॉडी खींच रहा है इधर को, तो ये सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। इमेजिन कर पा रहे हैं आप? अरे बोलो यस। तो इन्हें बोलते हैं क्या? कोप्लेनर फोर्सेज। तो जब बॉडी के ऊपर लगे हुए सभी फोर्सेज, व्हेन ऑल द फोर्सेज लाई इन द सेम प्लेन, चाहे वो एक्स वाई हो या वाई जेड हो, राइट? अगर मैं ऐसा कर दूं कि बॉडी को ऐसे कर दूं तो एक्स वाई प्लेन तो है नहीं है, ये क्या है? जेड है, और ये वाई है, तो वाई जेड प्लेन कहलाएगा ये, क्योंकि ये डायरेक्शन जेड है और ये वाई है, तो वाई जेड प्लेन है। पर तो एक बंदा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और बीच में बॉडी है, तो अब ये सेम प्लेन में ही कहलाएंगे। तो प्लेन भाड़ में जाए, दूसरा कोई सा हो, भाई स्टैंडर्ड तरीके से हम कोई सा भी हो एक्स वाई ही मान के चलते हैं उसे। अरे बोलो भाई। तो इसलिए अगर बॉडी के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेज 4 हो, 5 हो, 6 हो, 2 हो, 4 हो, 1000 हो, अगर सभी फोर्सेज एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, सिंगल प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो उन्हें आप कोप्लेनर फोर्सेज कहते हैं। राइट और रॉन्ग? कोप्लेनर फोर्सेज कहते हैं, राइट? चलिए, तो अब कहानी समझ आई या नहीं? अब विजुलाइज कर पा रहे हैं आप? अगर रस्सा थोड़ा इधर उधर को मुड़ जाए या बैंड हो जाए तो गारंटी के साथ में कोप्लेनर नहीं रहेंगे। बात समझ आ रही है ना? बिल्कुल चारों किनारे पे बैठे हैं ना, एकदम एक दूसरे के सामने बैठे हैं चारों के चारों। समझ आ ना? यानी बात यह है कि अगर ये नीचे देखने लगे ना तो इसके जस्ट नीचे मिलेगा, अगर इसे देख लेंगे तो इसके जस्ट आगे मिलेगा, इधर उधर नहीं मिलने वाला। अरे बोलो। अगर इसे देख लेंगे तो ये भी इसके जस्ट आगे ही मिलेगा, इधर उधर नहीं मिलेगा।
ये ऐसे देख रहे तो जस्ट नीचे मिलेगा ये। अरे समझ आ रहा है नहीं? ये नहीं देखो नजर यूं है ना, अगर इस आप इसे देखने लगे तो यूं देखेंगे, ये नहीं कि इधर को देखेंगे इधर को देखेंगे। समझ आ रहा है नहीं? इधर को आंख घुमा रहे तो गड़बड़ा है, इसका मतलब यूं है ना, तो एग्जैक्ट यूं देखेंगे और सीधा ऊपर टंगा हुआ मिलेगा इन्हें। अरे बोलो, बात पकड़ में आ रही है? सेम प्लेन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इफ all the forces lie in the same plane, then it is called, these are called, तो क्या कहते हैं? these are called, तो इन these मतलब इन सभी फोर्सेस क्या बोलते हैं? these are called कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेज, या केवल कोप्लेनर फोर्सेज भी कह सकते हैं। बताए बच्चों, बात समझ आई या नहीं? तो ये थे कोप्लेनर। आपको एक विजुअलाइजेशन होनी चाहिए कि कोप्लेनर का मतलब क्या है। एक ही प्लेन में है सभी के सभी फोर्स, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, राइट और रॉन्ग। और एक्चुअल में तो फोर्स ऐसे ही लगता है, समझा? कोई आदमी होता है, परंतु इस आदमी को भगा देते वो फोर्स दिखाते हैं। आदमी है या कोई मशीन है ये? अरे बोलो, पर तो ना आदमी दिखाते ना मशीन, उसके द्वारा लगाया गया केवल फोर्स एक्सर्ट करते हैं आप। जैसे यहाँ पे देखो फोर्स लगा रखे हैं, अबे किसने लगाए होंगे ये? चाहे हवा ने लगाए हों, पानी ने लगाए हों, जिसने भी लगाए हों उसे खारिज कर देते हैं हम यहाँ पे, केवल फोर्स दिखाते हैं जितना न्यूटन लगा है, राइट। और वही इंपॉर्टेंट है। बताए बच्चों, कहानी समझ आई? तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम ऑफ फोर्सेज क्या होता है ये भी हमने समझ लिया, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर क्या होता है बच्चों? थर्ड पे बताना क्या था? कॉनकरेंट फोर्सेस। चलो अब एक तीसरा एक और समझ लो, कॉनकरेंट क्या होता है। कोप्लेनर वर्ड का मतलब तो आप समझ गए, अब कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है समझ लो। कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, राइट। चलिए तो देखो सर जी, अगर बात कॉनकरेंट की जाए, समझा ना, तो कॉनकरेंट का मतलब होता है जब सभी फोर्सेज एक ही पॉइंट पे आके मिलते हो। मैंने क्या कहा? व्हेन ऑल द फोर्सेज, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेज मीट एट ए पॉइंट, देन द सिस्टम ऑफ फोर्सेज इज कॉल्ड कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेज, है या नहीं? तो चाहे 4 फोर्स लगे या 5 फोर्स लगे हो, सभी की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर मिलनी चाहिए, एक ही पॉइंट पे। और एक मछली तालाब को, अरे बोलो, एक मछली तालाब को गंदा कर सकती है, सड़ा सकती है। यानी अगर 4 फोर्स लगे हैं तो 3 की लाइन ऑफ एक्शन तो एक पॉइंट पे मिल रही है, चौथे की मिल नहीं रही है, तो उस एक के चक्कर में तीनों भी बदनाम होंगे। सर्टिफिकेट नॉन कॉनकरेंट का ही मिलेगा नहीं। यानी कि नहीं सर जी, लगभग 75% तो हो गए कॉनकरेंट और 25% नॉन कॉनकरेंट, क्योंकि एक नहीं मिल रहा, 3 मिल रहे हैं। समझ आ रहा है या नहीं? तो ऐसा नहीं होता यहां पर। क्लियर है? तो देखो सर जी, कहानी क्या है। मान लो सपोज दैट ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, और आपने क्या किया बच्चों, मान लो, समझा ना, यहां पर इस पॉइंट पर एक फोर्स ये लगाया, एक फोर्स मान लो इस बॉडी पे यहां पे ये लगाया, फिर एक फोर्स ये लगा दिया इधर को, एक फोर्स ये लगा दिया इधर को, तो 3 फोर्स लगे हुए हैं। अब यहां पे देखो तो F1 है और ये F2 है और ये F3 है। तो मान लो ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है, राइट। और ये A पॉइंट पे लगे हैं। तो देखो इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन यहां पे मिल रही है, इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन यहां पे मिल रही है, इसके भी यहां मिल रही है। अगर आप चाहें तो एक और बना दो, चौथा भी बना दो सर जी। ये देखो बच्चों F4, अरे समझ आया नहीं? तो इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन मिल रही है नहीं? फिर चारों के चारों फोर्स क्या कहे जाएंगे? कॉनकरेंट कहे जाएंगे। इन सभी को आप कॉनकरेंट कहेंगे सर जी। समझ आ रहा है या नहीं? चलिए अब ये तो मैंने आपको इस तरह के दिखाया है। अब थोड़ा सा कहानी चेंज होगी। मान लो ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर, समझा ना, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स ये लगा हुआ है, इस पॉइंट पे एक फोर्स लगा है F1, राइट। और मान लो एक फोर्स यहां लगा है इस बॉडी के ऊपर और ये है F2, राइट और रॉन्ग। और एक फोर्स ये लगा है यहां पर F3। अरे समझ आया नहीं?
और एक फोर्स ये लगाया यहां पर F4, तो ऐसे लगे, ये इस पॉइंट पे लगा, ये इस पॉइंट पे लगा, ये इस पॉइंट पे लगा, इस पॉइंट पे लगा। अब मैंने ये नहीं कहा कि सेम पॉइंट पे लगने चाहिए, डेफिनेशन कहती है कि सभी की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर मिलनी चाहिए, केवल इतना, ये नहीं कि एक पॉइंट पे लगने चाहिए सभी, सबकी लाइन ऑफ एक्शन अगर घटाओ बढ़ाओ तो एक पॉइंट पर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, समझा ना, तो यहाँ पे देखो, चलो इसकी लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाओ आप, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को अगर बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, इसे देखेंगे तो लाइन ऑफ एक्शन पीछे बढ़ाओ, इसकी यहाँ पे बढ़ाओ और ये यहाँ पे बढ़ाओ, तो क्या आपको लग रहा है किसी पॉइंट पे सब मिल रहे हैं? तो इन सभी को क्या कहा जाएगा? कॉनकरेंट, है या नहीं? तो इसलिए ये खोपड़ा मत चलाना कि एक पॉइंट पे लगे होंगे, ये तो मैंने सिंपल भाषा में बता दिया, नहीं तो ऐसे कोई कहीं लगा, कोई कहीं लगा, इस पॉइंट पे लगा, हुक यहाँ लगा हुआ, हुक यहाँ लगा, हुक यहाँ लगा, हुक यहाँ लगा है। अरे बोलो, हुक लगे हुए हैं, अरे समझ आ ना। अगर इस फोर्स को मैं ऐसे लगा दूं ऐसे के बजाय, तो अब ये नॉन कॉनकरेंट हो गया, क्योंकि देखो 3 की लाइन ऑफ एक्शन मिलेगी, इसकी नहीं मिलेगी। अब बात समझ आ रही है नहीं? तो इसलिए बात बताने की है कि जरूरी नहीं है कि आप एक ही पॉइंट पे लगे हों, समझ आ ना। ये चारों बीबी क्या है? कॉनकरेंट फोर्सेज हैं, समझ आ रहा है ये नहीं? एक पॉइंट पे लगा होना जरूरी नहीं है, बस देख के पहचानना है कि सभी की लाइन ऑफ एक्शन को अगर मैं बढ़ाने लगूं तो एक ही पॉइंट पर मिलनी चाहिए, बस। अलग अलग पॉइंट पर लगे हो सकते हैं और होंगे ही, जनरली ऐसा ही होता है। चलिए, तो सर जी अगर यहां से देखें तो चलो थोड़ा थोड़ा सा करते हैं कि मान लो लगभग ऐसा लग रहा है अंदाजे से कि ये कोई पॉइंट यहां पर मिलेगा। अब इसकी लाइन ऑफ एक्शन बढ़ाएंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को उधर बढ़ाएंगे तो सर जी यहाँ से मिलेगा, ऐसे आ जाएगी ये, इसके बढ़ाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगी, और ये बढ़ाएंगे तो सर जी ये इस तरीके से लाइन ऑफ एक्शन आएगी। बताओ तो एक ही पॉइंट पर लाइन ऑफ एक्शन मिल रही है नहीं, तो सभी फोर्सेज को क्या कहेंगे? कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेज, है ना। तो सर जी यहाँ पर जो F1, F2, F3, F4, F5 जितने भी है ले लो, समझान, इन सभी को कहेंगे कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेज। बताए बच्चों, इजीली पहचान जाएंगे या नहीं? यस। तो ऐसे लगा के देगा वो चारों, और आपको लाइन ऑफ एक्शन मैच कराना कि लगभग अंदाजे से मिल रही है या नहीं। समझ, माइक्रोन में चेक नहीं करना है कभी, समझा ना, कि जरा सा अंदाजे से लग जाएगा कि हाँ मिल रही है। तो इन सभी को क्या कहेंगे? कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेज। तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि द लाइन ऑफ एक्शन, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द लाइन ऑफ एक्शन of all forces, the line of action of all forces meet at a point। एक ही पॉइंट पर मीट मतलब मिलती है, एक ही पॉइंट पर मिलती है। तो ऐसे सिस्टम ऑफ फोर्सेज को या ऐसे ग्रुप ऑफ फोर्सेज को कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेज कहते हैं, या कॉनकरेंट फोर्सेज कह देंगे शॉर्ट में। ये सब कॉनकरेंट फोर्सेज। बताए बच्चों, यहां तक की पूरी बात समझ आई या नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो देख लिया। अब इसके बाद फोर्थ टाइप कौन सा है बताओ। अब सर जी देखो, कॉनकरेंट समझ आ गया तो ठीक है, अब नॉन कॉनकरेंट भी समझाने की जरूरत है क्या? फिर उल्टा तो समझ गए ना आप, कि जब सभी जितने भी फोर्स लगे हैं, अगर सभी फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर मिल नहीं रही है, ऐसा नहीं कि 2-3 के मिलने से कुछ हो जाएगा, सभी की मिलनी चाहिए। मैंने कहा ना एक मछली, तो समझ गए होंगे इसका मतलब आप। तो सभी की मिलनी चाहिए तभी कॉनकरेंट कहेंगे। अगर नहीं मिल रही है एक पॉइंट पे तो बोल देंगे नॉन कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेज। तो उल्टा पुल्टा तो आप कर ही लेते हैं, है या नहीं? यस। अब कोप्लेनर में भी ऐसा है, एक ही प्लेन में लगे हैं तो कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेज। अगर सेम प्लेन में लाइन लगे हो, एक बंदे को थोड़ा इधर उधर कर दूं मैं, तो क्या आ जाएगा? नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेज। समझ आ रहा है या नहीं? उल्टा तो एकदम समझ आता है आपको, है या नहीं? सीधा बता ही दिया है। तो नॉन कोप्लेनर और नॉन कॉनकरेंट, ये तो इजीली आप अंडरस्टैंड कर ही चुके हैं फ्री में, है ना। चलिए सर जी अब आगे बढ़ते हैं। अब बताए बच्चों, फोर्थ नंबर क्या है? कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेज, यही है ना। तो अब इसके बाद कोप्लेनर, अब तो सब समझ आएगा बेटा तुम्हें। कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेज, राइट और रॉन्ग? तो देखो सर जी यहां पर कैसे डिफाइन करेंगे इसे आप, यानी जितने फोर्स लगे हैं
अगर सभी के सभी फोर्स, समझा ना, कॉनकरंट भी हों और कोप्लेनर भी हों, यानी सेम प्लेन में लग रहे हों और लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट से सभी की पास होती हो, तो ऐसे सिस्टम ऑफ फोर्सेज को कोप्लेनर कॉनकरंट सिस्टम ऑफ फोर्सेज या फोर्सेज कहा जाता है। राइट और रॉन्ग? तो इसका मतलब यहां पर कंडीशन क्या होगी कि ऑल फोर्सेज लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन, lie in the same plane and the line of action pass through a single point, या meet at a point बात एक ही है, pass through a single point, एक ही पॉइंट से पास हो सभी की लाइन ऑफ एक्शन, पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो ये है सर जी कहानी। अगर ऐसा है तो यह सिस्टम ऑफ फोर्सेज कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेज कहलाएंगे। सेम प्लेन और लाइन ऑफ एक्शन सभी की एक ही पॉइंट से पास होनी चाहिए, या फिर बोल दो कि सभी की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे मिलनी चाहिए। एक ही बात है या नहीं? ये है कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेज। अब देखो सर जी, समझा ना, मान लो ये सभी कॉनकरेंट है या नहीं, कोप्लेनर भी है। बस फिगर में थोड़ा दिखेगा तुम्हें। मैंने मान लिया कि 4 बंदे हैं और चारों के चारों एक ही प्लेन में बैठे हैं, तो एक कॉनकरेंट तो हो ही गए, कोप्लेनर भी हो गए, है या नहीं? तो सीधा ऐसे इमेजिन कर लेंगे आप। मुझे लगता है अब ज्यादा फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए अब इसके बाद 5वें नंबर का सिस्टम ऑफ फोर्सेज कौन सा है बच्चों बताओ? कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट। देखो अब तो अर्जी फर्जी रह गया, क्योंकि मेन बेसिक 3 ही थे। समझ आ ना, कोप्लेनर क्या है, कॉनकरेंट क्या है, कोलिनियर क्या है या नहीं? चलिए, कॉलिनियर में तो प्लेन होता ही नहीं, वो तो एक लाइन के लॉन्ग लगे होते हैं, तो वहां प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहां तो एक लाइन एग्जिस्ट करती है, यानी 1D है वो, तो वो 2D है ही नहीं है। समझ आ ना? चलिए तो देखो बच्चों, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट, यानी जितने फोर्स लगे हो सब एक प्लेन में तो हैं, पर तो सभी की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे नहीं मिलती है। तो उन्हें क्या बोलेंगे? एक ही प्लेन में है तो कोप्लेनर, लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे नहीं पास हो रही है तो नॉन कॉनकरेंट। तो कोप्लेनर बट नॉन कॉनकरेंट, है या नहीं? बताए बच्चों, स्टोरी क्लियर है? चलिए तो यहां से नेक्स्ट है सर जी कोप्लेनर एंड नॉन कॉनकरेंट। राइट, इसका मतलब यहां से क्या है कि दी ऑल द फोर्सेज, इसका मतलब है ऑल द forces lie in same plane, all the forces lie in same plane, but the line of action of all forces do not pass through a सिंगल पॉइंट। बताए बच्चों, सही बात है या नहीं? बस ये होते हैं क्या? कोप्लेनर एंड नॉन कॉनकरेंट। ठीक है या नहीं? फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है, समझा ना? अब तो इजीली आप समझ ही जाएंगे। बताए बच्चों, अब इसके बाद 6ठे नंबर में क्या लिखा आपने? 6ठा क्या है? नॉन कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, या केवल फोर्सेस। चले तो देखो यहां पर क्या होता है, नाम में ही समझ आ रहा है कि सभी फोर्सेस जितने भी अप्लाइड हैं वो सेम प्लेन में लाई नहीं करते, पर तो फिर भी उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे जरूर पास होती है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अरे समझ आ ना? यानी देखो अभी एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ट्राइपॉड पे क्या 3 लैग होती है नहीं? इधर से फोर्स आ रहा है, इधर से आ रहा है, तीनों देखो सेम प्लेन में तो लाई कर नहीं रहे हैं, पर तो सभी की लाइन ऑफ एक्शन यहां पे मिल रही है। तो ट्राइपॉड इसका जीता जागता एग्जांपल है नॉन कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट, है या नहीं? बहुत जगह मिलते हैं तो देख के पता चलता है। समझ आ ना? हमें केवल डेफिनेशन पढ़नी है। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा सर जी? ऑल द फोर्सेज डू नॉट lie in the
same plane, do not lie in the same plane, but the line of action of all forces meet at a point या pass at the single point, एक ही बात है ना, meet at a point, यही तो होता है इनमें। लीजिए सर ये क्या थे, नॉन कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेज। नेक्स्ट कौन सा है, क्या है, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, है ना। तो सर जी 7th पे आप बस, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा मैं, फर्जी है ना। अब तो क्या सब समझ ही आ जाएंगे तुम्हें, अब तो नाम से ही समझ आ रहा है सब। तो 7th कॉम्बिनेशन बनाते रहना। तो यहां आ जाएगा नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेज। इसका मतलब सर जी प्लीज कीप क्वाइट, इसका मतलब इस बार बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्स लगे हैं वो सभी ना तो सेम प्लेन में है और ना ही उन सभी की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास होती है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ऑल द फोर्सेज डू नॉट lie in same plane, do not lie in same plane, and the line of action of all forces do not pass through a single point, बताए बच्चों, बात क्लियर आया नहीं। लीजिए सर जी ये थे सब सिस्टम ऑफ फोर्सेज। आई होप ये सभी आपको समझ आ गए होंगे, राइट और रॉन्ग। आप देख के अगर बॉडी पे फोर्स लगे हो या बोल दे कैमरा के ट्राइपॉड में कैसा है, ऐसे एग्जाम्पल देते तो ऐसा एग्जाम्पल देगा जो आपने देखा हो, या बीम के ऊपर लगे हुए फोर्सेज कैसे होते हैं, तो आप इजीली समझ पाएंगे ना। चलिए अब इसके बाद 8वें नंबर का एक और देख लो सर जी आप, एक पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेज भी होता है, ये भी तो लिखा था आपने, पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेज। अब पैरेलल का तो समझ ही गए, एक फोर्स ये लगा तो ये सब पैरेलल ही नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है सबकी, तो पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेज है। हो सकता है सेम प्लेन में भी हूं, समझा। तो अगर मैं यहां से एक बोल दूं कि कोप्लेनर पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेज, तो इसका मतलब ऐसे फोर्स जो कोप्लेनर भी हो और पैरेलल भी हो, है ना। तो इसका मतलब यहां पर क्या है सर जी, फोर्सेज आर पैरेलल, क्या होगा सिस्टम में, फोर्सेज आर पैरेलल एंड लाई इन सेम प्लेन। भाई सभी पैरेलल हैं, सभी की लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है और लाई इन सेम प्लेन में भी लाई करते हैं पैरेलल होने के साथ साथ, तो उन्हें कोप्लेनर पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेज कहते हैं, राइट। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है बीम के ऊपर जितने फोर्स लगते हैं वो सब पैरेलल भी होते हैं। जनरली स्टैंडर्ड आइडियल की बात करें आप तो ऐसा ही मिलता है, बीम में पैरेलल भी होते हैं और कोप्लेनर भी होते हैं, राइट। चलिए जैसे कि मान लो ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम, ऐसे तो देखो नीचे से रिएक्शन आ जाती हैं जो सपोर्ट होती हैं। अब मान लो यहाँ पे यूडीएल लगाया है आपने, तो ये भी डाउनवर्ड नीचे जाएगा, यहाँ पॉइंट लोड लगाया है ये भी नीचे जाएगा, तो 1 2 3 4 लोड है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे सेंटर में लग जाएगा ये, और चारों के चारों सेम प्लेन में भी होते हैं, समझ आया ना, और पैरेलल भी होते हैं, ऐसे तो नॉर्मल देखते हैं आप, यस। तो इसलिए बीम के ऊपर जो सिस्टम फोर्सेज लगे होते हैं वो पैरेलल एंड कोप्लेनर होते हैं, राइट और रॉन्ग। ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, नाम से पूछ लेता है। द फोर्सेज अप्लाइड ऑन द बीम आर, ABCD में कॉम्बिनेशन देगा तो कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, कोप्लेनर एंड पैरेलल, है या नहीं। ट्राइपॉड में क्या है सर जी, कॉनकरेंट एंड नॉन कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट, अरे है या नहीं, यस। तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे। तो लीजिए सर जी हमारे सिस्टम ऑफ फोर्सेज थे जो इजीली हमने सब पढ़ लिए हैं, राइट और रॉन्ग। तो फिर भी जब हम फोर्सेज को डिस्कस करते हैं तो हम जनरली 2D में ही चलते हैं, तो कोप्लेनरी हम फोर्सेज को मान के चलते हैं,
समझा ना। तो कोप्लेनर होंगे हमेशा, जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे मोस्टली वो सब क्या होंगे, कोप्लेनर। तो हमें कोप्लेनर में ही स्टडी करनी है मेनली, राइट और रॉन्ग। चले सर जी, तो ये सिस्टम ऑफ फोर्सेज की कहानी तो प्यारे बच्चों खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो इस चैप्टर का होगा वो होगा रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज। देखिए ये कॉन्सेप्ट में पढ़ाने नहीं आया हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ इन्हें मैं कुछ, क्योंकि जानते तो आप ऑलरेडी हो, भाई याद दिला रहा हूँ थोड़ा, है ना। तो देखो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज में होता क्या बच्चों, देखो रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी फोर्स को दो हिस्सों में तोड़ना, यानी इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है। अब एक बंदा ये जिद कर रहा है कि सर जी इस एक को हटाओ दो लगाओ, यानी एक मजदूर ले आए आप, उसने कहा ना एक हटाओ दो लाओ इसकी जगह, समझा आप। तो शर्त है यहाँ पे कि कंडीशन ये है कि जो दो लाओगे वो दोनों मिलकर उतना ही काम करे जितना वो अकेला कर रहा है। तो अकेले बंदे को दो बंदों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वही रेजोल्यूशन है, और दो बंदों को अकेले में जोड़ने की जो क्रिया है वो रिजल्टेंट है। आप दोनों ही पढ़ते हैं, अब रिजल्टेंट पे ही मेनली आने वाले हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्टेंट है, तो ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एनालिसिस में हमें चाहिए होता है। इंक्लाइंड फोर्स की हम स्टडी नहीं कर पाते, इसलिए दो कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तोड़ के ही एनालिसिस करते हैं, रेजोल्यूशन करके ही एनालिसिस करते हैं, तो वो आसान हो जाती है या नहीं। अरे बोलो। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है, तो मान लो सपोज दैट ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर ये कोई पॉइंट है ए, और इस पॉइंट पर ये कोई एक फोर्स लगा है एफ। अब इसे मैं दो कंपोनेंट में तोड़ना चाहता हूं, तो देखो अगर दो कंपोनेंट में से आप तोड़ना चाहते हैं तो इसके कुछ रूल है, वो रूल आपको ध्यान रखने हैं। रूल क्या है, रूल ये है कि जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है उस पॉइंट पर दो एक्सिस खींचो, और दोनों एक्सिस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आपने कहा सर जी ठीक है, दो एक्सिस हमने इसी पॉइंट पे खींच दी है, तो शर्त क्या है कि दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो देखो दोनों परपेंडिकुलर है, व्हाइट एंड व्हाइट परपेंडिकुलर है या नहीं, तो शर्त ये है बस, क्लियर है। फिर क्या, किसी भी एक एक्सिस से जो खींची है आपने, परपेंडिकुलर एक्सिस दो खींची है, समझा, किसी भी एक एक्सिस से उस फोर्स का एंगल पता कर लो। तो मान लो यहां से एंगल पता कर लिया हमने थीटा, समझा ना। चलिए, तो इसलिए क्या है, अब जो कंपोनेंट आता है वो एक साइन के साथ में आता है, कोस के साथ में आता है, तो एक हो जाएगा एफ कोस थीटा, एक हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो जिस एक्सिस से एंगल दिया हुआ है वो वाला हमेशा कोस का आता है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा इसका, एफ कोस थीटा, और ये वाला कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड तो पता चलेगा पर डायरेक्शन का इसका पता नहीं है। तो देखो डायरेक्शन पता करने का तरीका क्या है, जो मेन फोर्स है उसकी डायरेक्शन पॉइंट से बाहर की तरफ है, पॉइंट के अंदर की तरफ है, पॉइंट से बाहर की तरफ है। तो जो दो कंपोनेंट हुए हैं इन्हें बोलते हैं कंपोनेंट, साइन थीटा कोस थीटा वालों को। तो जो कंपोनेंट है उन दोनों की डायरेक्शन भी पॉइंट से बाहर की तरफ ही होगी। तो इसके भी पॉइंट से बाहर की तरफ यानी ऐसे, इसके भी पॉइंट से बाहर की तरफ यानी ऐसे। अरे समझ आया ना, तो सीधा आ जाएगा। अगर एंगल यहां से दिया होता तो एफ कोस थीटा होता और ये एफ साइन थीटा होता। बात समझ आ रही है नहीं, तो बहुत ही इजी काम है। अब आगे चल के क्या, मैं बॉडी नहीं दिखाऊंगा, पॉइंट दिखाऊंगा। मान लो इस पॉइंट पे अगर एक फोर्स एफ ये इधर को लगा है और इसके कंपोनेंट करना चाह रहे हैं आप, तो देखो इस भ्रम में मत पड़ना कि हमेशा जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस खींच जाती हैं उनमें से एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल होते हैं, इस भ्रम में कभी मत पड़ना। बस ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो मान लो बॉडी के ऊपर ये पॉइंट है और इस पर यहाँ पे ये फोर्स लगा हुआ है एफ। आपने कहा मुझे तो इसके कंपोनेंट करने हैं, तो तरीका क्या है, इस पॉइंट पर आप दो परपेंडिकुलर एक्सिस खींच लो। तो मान लो इस बार मैंने क्या है, समझा ना, एक ऐसे खींची और एक ऐसे खींची है। अब ना तो ये हॉरिजॉन्टल और ना ये, हाँ, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चक्कर में मत पड़ना। तरीका क्या होता है कि उस पॉइंट पे जो दो एक्सिस खींचो, ये एरो भी गलत लगा दिया मैंने, समझा ना, जिस पॉइंट पे आप दो एक्सिस खींचो बस वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, दैट्स ऑल। अब किसी भी एक एक्सिस से आप एंगल देख लो इसका, वो मर्जी आपकी है। अब जिधर से एंगल है ये वाला क्या आ जाएगा, एफ कोस थीटा, और ये आ जाएगा एफ साइन थीटा। अरे समझ आया नहीं, कंपोनेंट हो गए। इसकी डायरेक्शन पॉइंट से बाहर की तरफ है तो कंपोनेंट की भी पॉइंट से बाहर की तरफ ही होगी। स्टोरी क्लियर है या नहीं? यस। देखिए कभी कभी क्या होगा सर जी, समझा ना, थोड़ा सा घुमावदार कहानी आएगी। तो रेजोल्यूशन की कहानी समझ आ रही है ना,
एक फोर्सेज के दो फोर्सेज में तोड़ना ही रेजोल्यूशन कहलाता है फोर्स का। समझ आया ना? तो देखो अब जो ये दो फोर्सेज आते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आते हैं एक दूसरे से, और इन्हीं फोर्सेज को हम कंपोनेंट कह देते हैं। इस फोर्स के ये दो कंपोनेंट है, यानी दो बच्चे हैं, मतलब दोनों बच्चे मिला के भी उतना ही काम करेंगे जितना असर बॉडी के ऊपर ये अकेला डाल रहा होगा। तो एक काम करो, या तो इस अकेले को ले लो या इसे हटाओ, इन दोनों को ले लो। अगर ये तीनों आपने एक साथ ले लिए तो इफेक्ट डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, मैकेनिक्स का रूल है कि इफेक्ट चेंज बॉडी को ना पता चलना चाहिए कि एक लगाया, बॉडी तो उतना ही तंग हो रही है इस एक लगने के बाद भी और इन दोनों को लगने के बाद भी। और का मतलब ये या फिर ये। समझ आ रहा है ये नहीं? चलिए सर जी, तो ये पूरी स्टोरी थी। आई होप यहां तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। राइट और रॉन्ग? चलिए अब इसके बाद अगर मान लो ये कोई पॉइंट है, अब इमेजिन करना ये कोई पॉइंट है और यहां पर ये फोर्स ऐसे लगा हुआ है, ये फोर्स ऐसे लगा है, इसका रेजोल्यूशन करना है। तो आप अब देखो, मोस्टली तो हम स्टैंडर्ड तरीके से अगर आप चलें तो ज्यादातर तो हम वैसे क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली मान के चलते स्टैंडर्ड। अरे बोलो ज्यादातर, परंतु भ्रम में मत पड़ना आप इसके कि हमेशा ऐसा ही होता है, जरूरी नहीं है। तो ये फोर्स अगर F है, यहाँ पे ये वाला F है फोर्स, मान लो F है, ये क्लियर है। अब इस पॉइंट पे लगा, परंतु पॉइंट की तरफ डायरेक्शन है इसकी। यहाँ से अगर थीटा दे दिया तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा F cos थीटा और ये आ जाएगा F sin थीटा। तो जानते हो इसकी भी डायरेक्शन पॉइंट की तरफ होगी और इसकी भी डायरेक्शन पॉइंट की तरफ होगी, है या नहीं? तो बस ये कहानी। तो सच बताएं तो F cos थीटा इधर को आ रहा है और F sin थीटा इधर को आ रहा है। तो इसी बात को मैं एक तरीके से और भी कह सकता हूं कि ये पॉइंट A है, तो ये पॉइंट A मैंने मान लिया। सर जी फोर्स इधर को लग रहा है ना यहाँ पे, अगर मैं ट्रांसमिट करूँ तो इसे ऐसे भी तो लगा सकता हूँ ना, लाइन ऑफ एक्शन कह लूँ, कहीं भी ट्रांसमिट कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर लगा लिया तो देखो यहाँ से ये तो क्या है सर जी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस है। अरे बोलो, अब अगर ये थीटा है तो यहाँ से देख लो आप, इसे आगे खींचो, ये थीटा तो ये भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अरे बोलो, तो ये थीटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा ये, और ये क्या आ जाएगा, ये F था ही, तो क्या आ जाएगा F cos थीटा, और डायरेक्शन इधर को पॉइंट से बाहर होगा। इसे पॉइंट के अंदर की तरफ बोल रहे थे, इसे पॉइंट के, हाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा F, तो गधो कोई टेंशन नहीं, यहाँ भी डाउनवर्ड ही आ रहा है ना, तो यहाँ भी डाउनवर्ड ही है, यहाँ भी इधर को ही आ रहा है ना, तो यहाँ भी इधर को ही आ रहा है, और यहाँ पे इधर को लग रहा है ना, तो इधर को ही लग रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस तरीके से ही घुमा सकते हैं, है या नहीं? तो रेजोल्यूशन हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमें चाहिए होता है हम कर देते हैं। राइट और रॉन्ग? तो ये रेजोल्यूशन भी आपको समझ आ गया, एक फोर्स को दो फोर्स में तोड़ने का रूल क्या है, जिधर से एंगल है वो कोस में, बाकी साइन में। अब बस बात यह कि जिस पॉइंट पे रेजोल्यूशन करना है, जिस पॉइंट पे सिंगल फोर्स लगा है रेजोल्यूशन करता है, उसी पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर एक्सिस खींची जाती हैं, और जरूरी नहीं वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली हो, हमेशा वो किसी अलग एंगल पे भी हो सकती है। बस बात यह है कि दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। समझ आ रहा है ना स्टोरी? यस। चले बच्चों, तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज वाला जो हेडिंग था ये पूरा फिनिश हुआ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। चलो बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है डियर रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज। ये बिल्कुल रेजोल्यूशन का उल्टा है। इसमें कहानी है कि अगर एक पॉइंट पे दो फोर्स लगे हों, अगर एक पॉइंट पे दो फोर्स लगे हों तो उन दोनों फोर्स को हटाओ और इकलौता लगाओ, और वो इकलौता उतना ही काम करना चाहिए बॉडी के ऊपर जितना वो दोनों मिलके कर रहे हैं। तो ये उल्टा नहीं है उसका, यानी F cos थीटा F sin थीटा हटाओ और केवल F लगाओ। तो इस बार आपको कंपोनेंट दिए हुए होंगे इसका मतलब, और उसका रिजल्टेंट निकालना है। यानी इस बार आपको F cos थीटा F sin थीटा दे के रखा है और आपको उनका रिजल्टेंट निकालना है। पर तो हमेशा ये कहानी वैलिड नहीं होगी कि दोनों 90 डिग्री पे हों, क्योंकि F cos थीटा F sin थीटा हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, परंतु जब दो फोर्स लगे तो किसी एंगल पे भी हो सकते हैं। तो हम बात को पूरी डिस्कस करेंगे, हम केवल परपेंडिकुलर के चक्कर में नहीं फंसते। तो ये अलग से कॉन्सेप्ट चलेगा। पर तो मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, दो या दो से अधिक फोर्स बॉडी के ऊपर लगे हैं, तो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि उन सभी को हटाओ, इकलौता एक लगाओ। पर तो एक ऐसा लगाओ जो उन सभी फोर्स के बराबर हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए,
और बॉडी को इस बात का पता तो तब चलेगा जब टोटल इफेक्ट चेंज होगा इसके ऊपर। जब टोटल इफेक्ट वही रहेगा तो बॉडी तो एक नहीं यार कुछ नहीं हुआ, जैसे पहले लग रहे थे वैसे अब लग रहे हैं, ये नहीं पता पहले 5-7 जब अकेला है, अरे आइए नहीं, पर तो टोटल इफेक्ट तो सेम ही है ना, जो उसकी वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, एक्सेलरेशन है, सब सेम है। समझ आ रहा है ना, यही मैकेनिक्स का रूल है, अदला बदली कुछ ही कर लो पर तो नेट इफेक्ट बॉडी के ऊपर चेंज होना नहीं चाहिए, राइट। इसलिए रूल पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे। तो देखो सर जी क्या है, मान लो ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर किसी पॉइंट, मान लो इस पॉइंट पे 2 फोर्स लगे हुए हैं, एक फोर्स ये लगा है, अभी 2 से ही कहानी स्टार्ट करेंगे, अभी हम 2 का ही रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे, एकदम से छक्का नहीं जड़ेंगे, समझ आना, पहले 1-2 रन बना के चलेंगे। 1-2 रन लेना सीख गए तो चौके की औकात बन जाएगी, और चौके पे आ गए तो फिर छक्का भी जड़ोगे आप, है या नहीं। एकदम से छक्का मारोगे तो हाथ पैर तुड़ा लोगे या आउट हो जाओगे। तो सर जी यहां पर क्या है, तो मान लो एक फोर्स लगाइए कोई P और यहां पर एक कोई फोर्स लगाया यहां पर Q, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, और ये जेड पॉइंट पे लगे हुए हैं। तो बॉडी के ऊपर जेड पॉइंट पर 2 फोर्स लगे हुए हैं। अब मेरा टारगेट है कि इन दोनों फोर्स को हटाओ, और दोनों फोर्स को हटा के इसी जेड पॉइंट पे इकलौता एक ऐसा फोर्स लगाओ जो इन दोनों के बराबर फर्क डाले बॉडी के ऊपर, जो दोनों के इक्विवेलेंट हो, और उसी इक्विवेलेंट को हम रिजल्टेंट फोर्स बोल देंगे। अब सर जी बात है कि मान लो 1000 न्यूटन है, 2000 न्यूटन है, तो अकेला कितने न्यूटन का लगाऊं, पहले तो उसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करना है, फिर यहां से कितने एंगल पे लगाऊं मैं, वो एंगल भी, एंगल बताएगा डायरेक्शन, इधर जाएगा ऊपर 90 डिग्री आगे तो ऊपर जाएगा, समझान। तो एंगल मतलब डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालनी है। डायरेक्शन का मतलब थीटा निकालना है, थीटा पता चल गया तो डायरेक्शन पता चल जाएगी। अब थीटा चाहे P से निकाल लेना या थीटा की वैल्यू Q से निकालने में मर्जी आपकी है। अरे बोलो, बात इसे थीटा मान लिया तो उसे कुछ और मान लो यार, उसे अल्फा मान लो। थीटा तो इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल है, रिजल्टेंट का एंगल अल्फा मान लिया तो अल्फा मुझे पता होना चाहिए, अल्फा पता चल जाएगा तो मुझे डायरेक्शन पता चल जाएगी, है या नहीं। तो यही मेरा टारगेट है। तो प्यारे बच्चों अभी इस बॉडी पे 2 फोर्स लगे, अब ध्यान रखना इन 2 फोर्स का रिजल्टेंट निकालना अगर आप सीख गए तो फिर चाहे 3 लगे हों या 4 लगे हों उनका भी आप इजीली निकाल पाएंगे, है या नहीं। चलिए तो देखो सर जी एक मजेदार बात क्या है, समझा ना। मान लो अगर इस पॉइंट पर 3 फोर्स भी लगे होते हैं, 1, 2 और 3, इन तीनों को हटाना, 1 लगाना है, तो यहां भी तुम्हें तरीका वही फॉलो करना है। आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि इस बॉडी के ऊपर केवल ये P और P1 और Q1 ही लगे हैं, इसे छोड़ दो कि मान लो Q2 भी लगा हुआ है, ये 2 लगे हुए हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लोगे आप, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालने के बाद समझा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के बाद इन दोनों को हटा सकते हैं आप, इसकी जगह अकेला लगा देना जो R1 आएगा। अब इन दोनों का रिजल्ट निकाल लेना तो कॉन्सेप्ट 2 फोर्स वाला ही कामयाब हो जाएगा। 4 लगा लो तब ये चलेगा, अब स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। यार कितनी बढ़िया बात है। तो पढ़ने की जरूरत क्या, केवल आपको 2 फोर्स का रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए, फिर चाहेगा फिर 20 भी लगे हो ना तो ठीक है, प्रोसेस पर लेंथी होगा, बाकी तरीका वही कामयाब हो जाएगा। बे समझ आ रहा है ना गधो, हाँ यही बात है। तो सर जी जब इस बात का खुलासा हो गया कि सर जी चाहे 4 फोर्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, बस तरीका ये ढूंढ लो कि 2 फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए। बस अगर ये तरीका तुमने निकाल लिया, इस तरीके को आपने पता कर लिया, तो फिर 5, 6, 7 से डरने की जरूरत नहीं। ये अकेला तरीका ही 2 फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए, अगर ये तरीका मिल गया तो इस अकेले तरीके से आप 10 फोर्स का रिजल्टेंट भी निकाल पाओगे। तो इंपॉर्टेंट क्या, केवल हमें क्या सीखना है कि 2 फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए, इसलिए केवल P और Q ही लिया जा रहा है। परंतु वास्तव में तो सर जी यहां से एकदम छक्का लगेगा। गलत तो आप भी कर रहे हैं, आपने 1-2 रन बनाए ही नहीं, सीधा छक्के पे गए हैं। 2 फोर्स का रिजल्ट निकालना सीख लिया तो बोल दिया कि सबका कर सकते हो तुम, है या नहीं। तो शॉर्टकट में मूव करेंगे या नहीं। तो इसलिए 2 फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए,
समझा ना, इसके ऊपर रिसर्च होने लगी, भैया क्या तरीका हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझा ना, एक आदमी ने यहाँ पे एक तरीका निकाला जो सबसे पहला तरीका था किन्हीं भी दो फोर्स के जगह निकालने का, और उसी तरीके को नाम रख दिया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज। तो जानते हो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है तो 2 के लिए वैलिड, पर तो रिजल्टेंट 10 का भी निकाल देता है या नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी कहां से बनते हैं मैकेनिक्स में, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। सर यूज भी सबसे ज्यादा यही होता है, क्या बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल पहला लॉ है रिजल्टेंट निकालने का, परंतु 2 ही फोर्स के एक टाइम पे 2 ही फोर्स के लिए वैलिड है। स्टेप बाय स्टेप आप निकाल 10 का भी सकते हो यहाँ पे, है या नहीं। चलिए, तो सर जी इसका मतलब रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज जब 2 फोर्स का निकालेंगे तो यहां पे हमें लॉ यूज करना पड़ेगा, क्या, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। अब फोर्सेज कितने हैं, 2, इट इज वैलिड फॉर 2 फोर्सेस। हाँ, पर तो इस 2 फोर्स के लिए भले ही वैलिड हो, ये रिजल्टेंट स्टेप बाय स्टेप कितने का भी निकाल सकता है। चलिए सर जी, तो देखो अब हमने मान लिया इस जेड पॉइंट को अलग कर ले रहा हूं मैं, तो मान लो मैंने जेड पॉइंट यहां पे ले लिया ये, और जेड पॉइंट पे 2 फोर्स लगे, तो सबसे पहले यहां पर एक सिस्टमैटिक डायग्राम बना जाता है। वो डायग्राम कैसे बना जाता है, स्केलिंग डायग्राम होता है। स्केलिंग का मतलब ये है, मान लो 1000 न्यूटन है और ये 500 न्यूटन है, तो हमने मान लिया कि 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर, राइट। तो हमने यहाँ पे 1000 है ना, तो 10 सेंटीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे यहाँ पे ऐसे, तो खींच ली 10 सेंटीमीटर की ऐसे, अरे बोलो, तो यहाँ पर ये खींच लिया हमने 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, यस, ये खींच ले यहाँ पे। उसके बाद क्या है, जेडी पॉइंट से थीटा एंगल पे ये 500 है, तो यहां से थीटा एंगल भरो, होता ना प्रोटेक्टर चंदा, तो चंदा मामा में आपने थीटा एंगल लिया यहां से, और थीटा एंगल पे 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली, क्योंकि 500 mm है, 500 न्यूटन है, अरे बोलो, और 100 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर माना है, तो ये 1000 है तो 10 का, ये 500 है तो 5 का। तो यहां से थीटा एंगल बच्चों हमने लिया, और थीटा एंगल पर यहां से थीटा एंगल हमने लिया, और थीटा एंगल पर समझा ना 5 सेंटीमीटर की लाइन हमने खींच ली है। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन हमने खींच ली इस तरीके से, क्या हो गया बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे स्केलिंग डायग्राम होता है, खींच लिए बच्चों, समझा। अब ये 2 ही फोर्स है हमारे पास, इसे मैंने क्या मान रखा है, P, और इसे क्या मान रखा है बच्चों, Q, और ये बताओ बच्चों एंगल कितना है, थीटा। खींचने के बाद फिर ये लो ये कहता है कि भैया एक काम करो, कुछ भी तिगड़म लगाओ, परंतु एक चतुर्भुज बना लो इन दोनों फोर्स को यूज करके। अब दोनों फोर्स को यूज करके चतुर्भुज कैसे बनेगा वो देखो। तो सर जी तरीका क्या है कि ये थीटा एंगल है ना, तो इसी 5 सेंटीमीटर है ना ये, तो 5 सेंटीमीटर का थीटा एंगल इसी के पैरेलल 5 सेंटीमीटर की लाइन यहां पे खींच लो तुम, बता बच्चों खींच लिया नहीं, 5 सेंटीमीटर की लाइन इसी के पैरेलल यहां पे खींच लो, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन इसी के पैरेलल हमने यहां पर खींच ली है। बताया बच्चों, कहानी क्लियर है या नहीं? तो बिल्कुल इसके पैरेलल है, ये पैरेलल दिख रही है या नहीं? यस पैरेलल। अब इसी के पैरेलल, अब देखो सर जी अगर ये पैरेलल है तो यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है, तो गारंटी यहां से यहां तक भी, तो बस सर जी इसके मतलब समझ गया। एक काम और कर लेंगे कि अब इसके बाद एक लाइन यहां खींच लेंगे, और लो जी मिला दिया इससे, यहां पे इससे इसको मिला दिया, तो लीजिए सर जी बन गया चतुर्भुज। अब बन नहीं गया चतुर्भुज, ये समझा, ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल है। चतुर्भुज कैसे कहते हैं, जिसमें आमने सामने की भुजा पैरेलल हो। अबे ऐसा ही तो बनेगा यहाँ पे, ऐसा ही तरीका है। ये अगर ये थीटा है, अगर मैं यहां से इसे एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला एंगल भी बच्चों क्या आ जाएगा, थीटा ही है। तो हमेशा जो 2 फोर्स हैं ध्यान रखना, फोर्स के पैरेलल लाइन खींची जाती है, इसके पैरेलल एक खींच लो, इसके पैरेलल एक खींच लो,
और जब दोनों के पैरेलल खींच लेंगे तो दो तो ये फोर्स कूद हैं, दो पैरेलल आ जाएंगे तो चार मिलकर चतुर्भुज बन जाएगा। खींचने का तरीका आपको इसके पैरेलल यहाँ पे मिला देना, इसके पैरेलल यहाँ पे मिला देना। ये एंगल थीटा तो गारंटी के साथ ये भी थीटा ही आने वाला है, राइट। चलिए अब जरा एक काम करो बच्चों, आप समझा नहीं, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। तो अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो प्यारे बच्चों क्या परपेंडिकुलर कुछ ऐसा ही आ जाएगा, ऐसा ही आएगा या नहीं। तो ये परपेंडिकुलर खींच लिया मैंने, पर तो ध्यान रखना ये यहां से यहां तक तो 5 ही सेंटीमीटर है, और तो ये वाला 5 सेंटीमीटर नहीं है। यानी मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो 5 सेंटीमीटर तो क्यू है, ये यहां से यहां तक की लंबाई क्यू है, तो गारंटी के साथ में ये भी क्यू ही है। ये पी है तो गारंटी के साथ में यहां से यहां तक भी पी ही है। अरे बोलो सर जी, बात समझ आ रही है नहीं, ये भी पी ही है। क्लियर। चलिए तो मान लो ये तो जेड पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। अरे बोलो ये पॉइंट मैंने मान लिए। तो अगर आप देखो प्यारे बच्चों, जब यहां परपेंड खींचा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बताए बच्चों कहानी समझ आ रही है नहीं, ये 90 डिग्री हो जाएगा। पूरी स्टोरी क्लियर है, बताए बच्चों। यस। अब जरा देखो यहां पर क्या है, मुझे निकालना है रिजल्टेंट। तो देखो अब ये चतुर्भुज बना लिया। अब फिर ये कहता है, समझा ना, ये लो ये कहता है कि जो चतुर्भुज तुमने बनाया है ना, इस चतुर्भुज का जो डायगोनल है, इस चतुर्भुज का जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट के बराबर होता है। स्केलिंग डायग्राम है तो सेंटीमीटर को फिर कन्वर्ट कर लेंगे न्यूटन में, कोई टेंशन नहीं, राइट। तो इसलिए लोग क्या कहता है कि इन दोनों फोर्स को यूज कर पैरेललोग्राम बना लो, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट होगा। पर तो शर्त यह है कि वो डायगोनल हमेशा उसी पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए जहां पर फोर्स लगा है। तो फोर्स एक्चुअल में यहां पे लगा है, तो यहां से अगर डायगोनल, तो डायगोनल दो ही है, या तो ये या ये। पर तो कौन सा ऐसा डायगोनल है जो उसी पॉइंट से पास हो रहा है जहां पे फोर्स लगा है, तो ये वाला है। तो ये वाला डायगोनल रिजल्टेंट नहीं होगा, ये वाला कहलाएगा। अरे बोलो तो सर जी यहां से मिला दो, समझा ना, इसे यहां पर यहां से यहां तक, चलो गुलाबी कर देते हैं, है ना। गुलाबी कुछ ज्यादा पसंद है कलर है आप लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस डायगोनल इज कॉल्ड रिजल्टेंट, और इसे आर से प्रदर्शित कर देते हैं। अब अगर ये रिजल्टेंट है तो पी से इसका कोई ना कोई एंगल भी है, चलो इस एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं। और देखो अल्फा की वैल्यू थीटा से कम लग रही है। अल्फा निकाल लिया तो उसके बाद रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता चल गई, क्योंकि पी तो मुझे पता ही है ना हॉरिजॉन्टल लगा है। अगर अल्फा 30 डिग्री आ गया तो पी से 30 डिग्री थोपड़ा ऊपर करके लगा दूंगा रिजल्टेंट आर को। अब एक काम करो, फीटी प्रकार उठाओ, ये माप लो कितने सेंटीमीटर है। अगर मान लो 4 सेंटीमीटर आ गया तो सीधा 400 न्यूटन हो गया। 6.5 सेंटीमीटर आ गया तो 650 न्यूटन होगा रिजल्टेंट। स्केलिंग डायग्राम में तो ऐसे निकाल लेंगे, सेंटीमीटर को फिर कन्वर्ट कर लेंगे आप न्यूटन में। हाँ तो सर जी दिमाग खराब है, पेपर में थोड़ा ही लेके जाएंगे। तो ठीक है, डायग्राम हमने स्केलिंग बनाया, पर तो स्केलिंग डायग्राम को आप फॉर्मूले में बांध सकते हैं। अब स्केलिंग डायग्राम की हेल्प से हम फॉर्मूला बनाएंगे, क्या हम गुणा भाग कर सकते हैं, फीटी प्रकार नहीं कैरी कर सकते। और ना उतना टाइम है, कितना टाइम लगता है यार, और वहां पे गारंटी है तुम कितना ही कर लेना, एंगल अगर 40 डिग्री मापोगे तो 42 हो जाएगा या 1-2 डिग्री कम हो जाएगा, तो आंसर कभी सही आना ही नहीं है। माइक्रोन में थोड़ा माइक्रोस्कोप लगा के थोड़ा देखेंगे वहां पे आप, तो इसलिए लफड़ा पड़ता है। इसलिए हम कभी भी स्केलिंग डायग्राम पे ज्यादा भरोसा नहीं करते हो, केवल सपनों में होता है, कॉपी किताब में होता है। बाकी स्केलिंग डायग्राम की हेल्प से हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं रिजल्टेंट का, और यही नहीं हर जगह यही फंडा अप्लाई करते हैं, राइट। डायग्राम बना के से फॉर्मूले ड्राइव कर लेते हैं वहां से। चलिए तो यहां भी ऐसा ही करेंगे सर जी हम। तो ये बताओ बच्चों, समझ आ ना, यहां से अगर बात करें डी सी बी क्या समकोण त्रिभुज है, यस। तो सर जी थीटा तो मुझे देखो, मुझे 3 चीज पता है, पी भी पता है, क्यू भी पता है, थीटा भी पता है। तो यहां पर पी और क्यू और बीच का एंगल थीटा, ये तीनों नॉन है, यानी जाने पहचाने हैं, अजनबी नहीं है, ये सब नॉन है, इनकी सबकी वैल्यू मुझे पता है। पी भी पता है, पी कितना 1000, क्यू 500, थीटा 40 डिग्री या पता दिया 60 डिग्री 70 डिग्री दे रखा मुझे, राइट। ये तीनों नॉन है, तो फॉर्मूला इन्हीं के टर्म में आना चाहिए तो मजा आ जाएगा, समझ आ ना। आर निकालना है, तो देखो अब एक काम करो, पहले आप त्रिभुज डी सी बी में देखो, आप डी सी बी को देखो, और डी सी बी त्रिभुज को अलग निकाल लो। जैसे अलग अगर आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा नहीं। ये एंगल कितना है सर जी, ये पॉइंट क्या है डी, ये पॉइंट क्या है सी, ये पॉइंट क्या है बी,
ये एंगल कितना है सर जी? वही थीटा। तो डीबी क्या है? डीबी तो क्यू है, मैग्नीट्यूड ही तो देख रहा हूं यार। तो ये क्यू है या नहीं? वही 500, वही 5। अरे बोलो, चलो क्यू तो पता है सर जी। क्या बीसी भी तुम्हें पता है? बीसी पता है तुम्हें? निकाल लेंगे सर जी। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहां से साइन थीटा निकालो पहले आप। ऐसे समकोण त्रिभुज से साइन थीटा निकालेंगे तो आ जाएगा बच्चों लंब बटे कर्ण, यानी बीसी बटे क्यू। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा बीसी बटा क्यू। यहां से प्यारे बच्चों मुझे अगर बीसी निकालना हो तो आ जाएगा क्यू साइन थीटा। बताए बच्चों आपको ये बात समझ आई या नहीं? तो बीसी सर जी हमने फाइंड आउट कर लिया। चलो अब इसके बाद अगर यहां से कोस थीटा निकालोगे आप तो कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? डीसी। डीसी बटे क्यू आ जाएगा। तो कोस थीटा बराबर आ जाएगा डीसी बटा क्यू। तो यहां से डीसी बराबर हो जाएगा बच्चों क्यू साइन थीटा या कोस थीटा? क्यू कोस थीटा आ जाएगा बच्चों। तो साइन समझा ना आपने? बीसी और डीसी सबको निकाल लिया। बताया सर जी, पूरी स्टोरी क्लियर है? बीसी डीसी निकाल लिया आपने, राइट? चले सर जी, अब यहां से देखो, अब जरा ये तो आपने देख लिया बच्चों। अगर मैं बात करूं जेड बी सी, देखो ये पूरा ये जेड बी सी है, ये भी तो समकोण त्रिभुज है। जेड बी सी, अरे बोलो, ये भी तो समकोण राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल जेड बी सी, तो जेड बी सी की बात करें तो सर जी तो लंबा चौड़ा सा ट्रायंगल है थोड़ा, और परंतु है समकोणी क्योंकि 90 डिग्री है। ये पॉइंट क्या है सर जी? जेड, समझा ना? और ये क्या है? जेड बी क्या है? ये पॉइंट क्या है? बी। ये पॉइंट क्या है? बी। और ये पॉइंट क्या है? अरे बोलो, ये है जेड बी। जेड बी क्या है? अरे बोलो, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का मतलब आर है सर जी, ये तो है या नहीं? यानी सर जी ये तो कैपिटल आर है। बेसे कितना है पता है सर जी मुझे? जेड सी, जेड से लेके सी तक, तो जेड डी और डी सी, यानी पी प्लस डी सी हो जाएगा। जेड से डी तक पी है और डी से सी तक पता है मुझे। तो जेड सी कितना हो जाएगा? जेड सी कितना हो जाएगा? पी प्लस डी सी, और डी सी मैंने यहां पे निकाल लिया। बताइए किसको दिक्कत परेशानी है क्या? ये वाली भुजा क्या है? बीसी। अरे बोलो, इसमें पाइथागोरस लगा दो तुम। और ये एंगल कितना है? अल्फा। देख लो बच्चों, ये रहा अल्फा, पी से अल्फा, राइट? चले, समकोण त्रिभुज है तो कब पाइथागोरस लगा सकते हैं? लगाओ पाइथागोरस। तो बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी छोटी भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर है, यानी पी प्लस का डी सी इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो, और प्लस के बी सी का भी होल स्क्वायर कर दो। आर स्क्वायर बराबर पी तो पता ही है मुझे, पी प्लस डी सी की जगह क्या मैं क्या लिख सकता हूं? क्यू कॉस थीटा लिख सकता हूं या नहीं? और इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस बी सी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? क्यू साइन थीटा लिख सकते हैं बच्चों। और क्या स्क्वायर हो जाएगा? चलिए, तो आर रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलो, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ऐसे कर दूं, बी स्क्वायर प्लस के 2 पी क्यू कॉस थीटा, और प्लस के क्या आ जाएगा? खोल दो से क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट? चलिए, तो देखो आर स्क्वायर बराबर सर जी ये पी स्क्वायर इधर रख लो, और प्लस के 2 पी क्यू कॉस थीटा यहां ले आओ, ये और ये। अब ये वाली टर्म और इस वाली टर्म में देखो क्या क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है? तो प्लस का क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और ये क्या होता है? हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सबसे दिल के करीब जो फॉर्मूला होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का, वो यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 है या नहीं? ये कभी नहीं भूलता बच्चा। तो ये सर जी यहां से, तो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस के 2 पी क्यू कॉस थीटा और प्लस के, ये 1 आ गया तो सीधा क्यू स्क्वायर बचेगा या नहीं? सिस्टमैटिक करके लिख लो आप। तो यहाँ पी स्क्वायर के साथ में ले आओ इस क्यू स्क्वायर को, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के 2 पी क्यू कॉस थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा,
तो r बराबर आ जाएगा बच्चों अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq और बस कोस थीटा। समझ आ रहा है या नहीं? चलिए, तो सर जी ये स्टोरी है। लीजिए, रिजल्टेंट यहां से फाइंड आउट हो चुका है और इससे ऑब्जेक्टिव में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। समझ आया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर जी सबसे पहले तो ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। समझ आया ना कि दो फोर्स का रिजल्टेंट क्या होता है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेज हैं, अब हमें वो देखने हैं। अब क्या देखेंगे? स्पेशल केसेज। परंतु सर जी देख लिया, अब डायरेक्शन तो निकाल लो। ये तो मैग्नीट्यूड मिला कितने न्यूटन है। अब डायरेक्शन देखेंगे सर जी। चले बच्चों, अगर डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है बच्चों, यानी अल्फा को फाइंड आउट करना है, अरे बोलो, तो एक काम करो, जो ये समकोण त्रिभुज है इसमें tan अल्फा निकालो। tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो BC बटे P प्लस DC। tan अल्फा तो ZBC में, तो इन ट्राइएंगल ZBC। देखो सर जी इसमें क्या आ जाएगा? अगर आप tan अल्फा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? BC बटे क्या P प्लस DC। तो यहां से tan अल्फा बराबर BC कितना है? यहां देख लो जरा, BC Q साइन थीटा और DC क्या? Q कोस थीटा। तो BC क्या है? Q साइन थीटा बटे P और प्लस का DC क्या है? Q कोस थीटा। तुम्हें थीटा भी पता है, Q भी पता है, P भी पता है, तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स में। अरे बोलो, तो लीजिए सर जी ये डायरेक्शन आ चुकी है। दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने, एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस? समझा? और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टू फोर्सेस? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस? इसका मतलब tan अल्फा पूछ रहा है। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, यानी r पूछ रहे हैं आपसे। सीधा ये फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, और फोर्स को भी हमेशा P और Q ही मानता है वो। हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही बात की है, हमने कोई भी फॉर्मेट नहीं बदला। राइट, सीधा डिट्टो ही आएंगे। चले सर, जब इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेज हैं, वो स्पेशल केसेज इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें वो चीज़ों को पूछता रहेगा। राइट, तो देखो अब स्पेशल केस क्या है सर जी? सबसे पहला स्पेशल केस देखो यहाँ पर। सबसे पहला स्पेशल बोल रहा है कि अगर जो दो फोर्सेज है P एंड Q वो राइट एंगल 90 डिग्री पे लगे हों, इफ बोथ द फोर्सेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया मैंने, जब क्वेश्चन में आएगा तो पूरा बोलेगा कि द टू फोर्सेज आर अप्लाइड एट ए पॉइंट ऑन द बॉडी एंड दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। क्वेश्चन ये होगा। राइट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। अरे बोलो, यानी पी क्यू कितने पे हो? 90 डिग्री पे। तो देखो सर जी, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? लगाओ फॉर्मूला, क्या होती है? 0। तो पूरा खारिज हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो रिजल्टेंट R बराबर आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अरे बोलो, चलिए, तो सर जी रिजल्टेंट सीधा आ गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। और डायरेक्शन पूछेगा tan अल्फा, तो क्या आ जाएगा ये भाई? साइन, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन 90 की वैल्यू 1 और cos 0, तो Q बटा P आ जाएगा या नहीं? तो सीधा आंसर होगा Q बटा P। और बात ये, तुम्हें P भी दे रखा है, Q भी दे रखा है उसने, कि P है 1000 न्यूटन, की है 500 न्यूटन, परपेंडिकुलर लगे हैं, तो थीटा 90 डिग्री। तो ये बताना होता है आपको, तो सीधा कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं इसे आप। समझ आ ना? कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं इसे आप। और दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहें तो सीधा वो फॉर्मूला फॉर्म में भी पूछ सकता है कि P और Q ही दे दिया उसने, तो फाइनल फॉर्मूला बताओ। तो फाइनल फॉर्मूला फिर वो नहीं है, ये है। ऑप्शन ए में वो दे दिया, ऑप्शन बी में दे दिया, तो वैसे तो वो कोई गलत है, वो भी गलत नहीं है, पर तो गधो जब उसने थीटा की वैल्यू दे दी तो उसे यूज करो ना। फर्जी में दी है और वो तुम्हें, इसलिए पे देने की जरूरत क्या आती है? फॉर्मूला पूछ लेता, रिजल्ट में बताओ थीटा देने की जरूरत क्या आती है उसे? तो अगर डेटा दे दिया तो उसे यूज करो, तो फिर वो गलत माना जाएगा ये, पर तो वो गलत नहीं है, यानी उससे ज्यादा सही ये माना जाएगा, क्योंकि जब डेटा दे रखा है तो उसे यूज करो। अगर उसे वही जानना होता तो क्यों बोलता परपेंडिकुलर एक दूसरे के? बोलता P और Q एक पॉइंट पे लगे, रिजल्ट में बताओ। अरे समझ आ रहा है या नहीं? तो दिमाग में ध्यान रखना, जो पैटर्न मैं बता रहा हूं आपको। तो tan अल्फा बराबर Q बटा P, P बटा Q नहीं, Q बटा P आ जाएगा बच्चों। बताइए, कहानी क्लियर है? पहला स्पेशल केस है ये फॉर्मूले जो मॉडिफाई होकर आ रहे हैं, ध्यान रखना है। अब उसके बाद दूसरा केस देखो बच्चों।
दूसरे केस में बोलता है वो कि ये बोलता है कि P एंड Q बोथ हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, both having the same magnitude and these are perpendicular to each other। यानी P बराबर Q दे दिया उसने, 1000 न्यूटन है तो दूसरा भी 1000 ही न्यूटन है, और बीच का एंगल दे दिया कितना 90 डिग्री। तो बताओ क्या होगा फिर। तो देखो सर जी इसका मतलब बात कह रहा है यहां से कि P बराबर हो गया Q, तो R बराबर देखो क्या आ जाएगा। यहां पे खुद बताओ आप कि प्यारे बच्चों अगर कोस 90 की वैल्यू 0 तो पूरी टर्म खारिज हो जाएगी, और पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 2p स्क्वायर, तो क्या p√2 आ जाएगा ये, या q√2। तो सर ये कितना आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा क्या, चलो देख लो आप, p स्क्वायर, q की जगह भी आप p ही रखो, तो ये भी p स्क्वायर और प्लस के तो 0 हो जाएगा, तो r बराबर क्या आ जाएगा 2p स्क्वायर और इसका रूट, तो p बाहर आ जाएगा, तो r बराबर क्या आ जाएगा, समझा, √2p और p रूट से बाहर है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले पूछता रहता है वो। तो रिजल्टेंट बता दिया, अब डायरेक्शन भी बता दो, यानी tan अल्फा कितना होगा ये बता दो। तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ सीधा 45 हो जाएगा, देख लो आप, समाधान क्या है, Q और बटा P आ जाएगा, cos 90 0 तो Q बटा P और Q बराबर, तो tan अल्फा बराबर 1 और tan 45 पे होता है 1, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 40, तो Q बटा P हो जाता है ना ये, तो tan अल्फा बराबर आ जाएगा यहाँ से 1, तो अल्फा बराबर आ जाएगा समझा ना 45 डिग्री, 45 डिग्री या π/4। बस समझ आ रहा है नहीं, कुछ भी π/4 भी दे सकता है, 45 भी दे सकता है, समझ आ ना। तो लीजिए सर जी ये मॉडिफाइड केस है, आई होप आपको इजीली समझ आ रहे होंगे, राइट। बात ये कि बस मैं आपको दिखा रहा हूं, बाकी ये काम पूरा आप वहीं कर लेंगे, इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला केवल याद रखना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी सबको याद होगा, हाँ थोड़ा कंफ्यूजन भले इसमें बड़े हो जाए, परंतु इसमें नहीं होता किसी को, है ना, ये सबको याद रहता है, यहाँ भले थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, तो ऐसे इसको रट्टा मारने पे फोकस करें आप। ये बताइए, बहुत बढ़िया, झंड केस है ना। देखो मान लो कॉलिनर, एक फोर्स इधर को लगा 100 न्यूटन, एक इधर को 50 न्यूटन, तो 150 हो गया, अपोजिट लगे हैं तो डिफरेंस आ जाएगा, है या नहीं। तो इसके लिए फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, वैसे फॉर्मूला वहां भी कामयाब है, थीटा बराबर 180 डिग्री रख दो बेटा, प्लस माइनस अपने आप दे देगा वो, है या नहीं। चलिए तो बताइए यहां तक की कहानी क्लियर है। तो ये दूसरा केस भी हमने देख लिया, चलिए डियर, अब इसके बाद समझ आ ना, तीसरा केस, चलो ठीक है, अगर P एंड Q दो फोर्स अप्लाइड हैं और ये 180 डिग्री पे अप्लाइड है, तो इसका मतलब अब P एंड Q दोनों कोलिनियर हैं, समझ आ रहा है नहीं। तो देखो अब यहां से आपको एक चीज देखनी है कि अगर 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये एक फोर्स यहां पर P लगा है और यहां पे Q लगा है, और ये थीटा डिग्री है, मान लो भी ये 60 डिग्री है। अब P तो ये रहने दो, Q को तुम थोड़ा इधर को चलाना शुरू करो, समझ आ ना। चलिए इस केस को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो मान लो ये कोई P फोर्स यहां पे लगा हुआ है, ये क्या है सर जी, दिस इज द फोर्स P। ये P लगा हुआ है सर जी, राइट। और मान लिया यहां पे आपने क्या किया, अभी कितना है ये, अबे थीटा है ना बीच में, 60 डिग्री है, मान लो 70 करना है तो 80 करना है तो 90 करना है तो 120 करना है तो 180 करना है, 180 में दोनों फोर्स हमेशा अपोजिट आएंगे। यहां पे लगे हुए हैं सर जी, ये है जेड पॉइंट, है या नहीं, ये P है तो सर जी ये Q है ना। रिजल्टेंट बेटा P माइनस Q आ जाएगा, परंतु क्या आपका P ज्यादा है Q ज्यादा है। अब यहां पे दो चीज ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों आपको,
रिजल्टेंट तो आर बराबर तो सीधा पी माइनस क्यू ही आ जाएगा, चाहे देख ले आप, वहां भी से भी वो निकलेगा, राइट। फोर लगाएंगे तो वहां से पी माइनस क्यू निकल के आ जाएगा, देख लो आप, क्योंकि पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है या नहीं, यस। तो इसलिए होल स्क्वायर खत्म हो, पी माइनस क्यू बचेगा ये, ठीक है। चलिए, तो देखो यहां से भी दो केस है जो आपको ध्यान रखने बच्चों। अगर आर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब इसे पॉजिटिव ले रखा है आपने, इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव, एक्स की ये पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव। तो अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव आ गया तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये है, अरे बोलो, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। और अगर ये रिजल्टेंट नेगेटिव आ गया तो रिजल्टेंट नेगेटिव यानी इधर की डायरेक्शन में आएगा, बस और कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है नहीं। बाकी पी माइनस क्यू लिख देंगे या क्यू माइनस पी लिख दो, मर्जी आपकी है या नहीं। प्लस माइनस साइन कन्वेंशन लिया कि इधर वाला प्लस तो इधर वाला माइनस, क्योंकि पी को प्लस रख रहा हूं ना मैं, ये माइनस इसी वजह से तो आया कि डायरेक्शन इधर हो गई, तो डिफरेंस ही रिजल्टेंट होगा। समझ आ रहा है या नहीं? चलिए खैर सर जी, तो तीसरा सीधा आ गया, हाँ डिफरेंस, थीटा बराबर 180 डिग्री में क्या आता है बच्चों, डिफरेंस आता है, राइट। चले अब फोर्थ स्पेशल केस, समझ आया ना। चले अब यहां पे देखो बच्चों, मान लो ये तो P है, ये क्या है डियर, दिस इज द P, समझ आया नहीं, ये P है, और ये क्या है बच्चों, ये P है, और ये क्या है, ये क्या है, Q है। एंगल कितना है अभी, थीटा, यानी 60 डिग्री मान लिया, बढ़ रहा है, मान लो अभी एंगल 60 डिग्री है, 30 करना है तो 0 करना है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में अगर हैं तो जुड़ेंगे हमेशा, P प्लस Q या Q प्लस P, यहां तो लफड़ा ही नहीं आने का। तो ध्यान रखना, अगर दोनों के बीच के एंगल उसने, मान लो ये P है और ये Q है, तो देखो थीटा बराबर, यानी कॉलिनियर है भी, कॉलिनियर में दो केस बनेंगे, थीटा बराबर 0 180 डिग्री। तो अगर यहाँ पे थीटा क्या है, P और Q लगे हुए हैं, P एंड Q लगे हैं, परंतु दोनों 0 डिग्री एंगल आ जाएगा। अगर थीटा 0 डिग्री है तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में है, अगर थीटा 180 डिग्री है तो समझो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन में, तो आर आ जाएगा प्यारे बच्चों P प्लस Q, है या नहीं। और देख लो गधो, समझ आ रही है, P प्लस Q का होल स्क्वायर बन जाएगा, है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखो cos 0 की वैल्यू 1, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, P प्लस Q का होल स्क्वायर नहीं बन गया, रूट से स्क्वायर खत्म, P प्लस Q। तो फॉर्मूला बिल्कुल हर तरीके से वैलिड है, राइट और रॉन्ग, फॉर्मूला हर तरीके से वैलिड है, R बराबर P प्लस Q, ठीक है या नहीं। तो बस स्पेशल केस आप देख लेंगे, है ना, इनमें सबसे स्पेशल केस ही है रूट 2P वाला, जो मेनली पूछा जाता है, या इसके बाद फिर पहले वाला, है या नहीं। ये तो इजीली आप विद इन ए सेकंड आंसर कर देंगे, जो थीटा 180 डिग्री और 0 डिग्री है। तो थीटा 180 और 0 दोनों में कॉलिनियर फोर्स है, जो कॉलिनियर फोर्स रिजल्टेंट या तो डिफरेंस या समेशन, और कुछ नहीं होता, राइट। चलिए सर जी, तो ये तो हमने देख लिया बच्चों, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के पूरे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, ऑब्जेक्टिव भी देख लिए हैं, स्पेशल केस भी देख लिए, राइट। चलिए अब इसके बाद एक चीज और समझानी है यहाँ पे आपको, क्या बताने वाला था मैं, यस। चले एक इंटरेस्टिंग चीज और देखते हैं, एक छोटे से नोट की बात करते हैं। सर जी नोट तो कोई भी छोटा नहीं होता, हमें 10 का दे दो, हमें, है या नहीं, उसे मना करेंगे सही बात है या नहीं। चलिए तो देखो डियर, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ तुमने रेजोल्यूशन किया है, इस वाली कंडीशन को ले रहा हूं मैं, इधर क्या लगाया एफ साइन थीटा, इधर क्या लगाया एफ कॉस थीटा, तो एफ के दो कंपोनेंट आपने लगाए हैं। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, क्या दोनों कंपोनेंट को हटा के अगर थीटा एंगल पे अकेला एफ लगा दो, अगर अकेला एफ लगा दो तो उतना ही काम करेगा, राइट और रॉन्ग। चलिए अब देखना जरा, थोड़ा सा रेजोल्यूशन को हम देखते हैं। तो नोट में देखो, मान लो एक पॉइंट है और यहाँ पर एक फोर्स इधर लगा है और एक फोर्स इधर लगा है,
वही वाला केस है, ये है एफ साइन थीटा और ये है एफ कोस थीटा, ये दो फोर्स लगे हैं। इसे आप P मान लो, इसे आप Q मान लो, क्या दोनों 90 डिग्री पे हैं? इनका रिजल्टेंट निकालो तो R बराबर हो जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर यानी एफ स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यही तो होता है परपेंडिकुलर अगर फोर्स हो 90 डिग्री, यही तो होता है 2PQ कोस 90 वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एफ स्क्वायर अगर कॉमन ले लो, R बराबर एफ स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1, तो अंडर रूट एफ स्क्वायर बचेगा, क्या आ जाएगा बाहर निकल के, तो जो रिजल्टेंट हो एफ के बराबर ही नहीं आ गया। अरे आ गया है नहीं? और यहाँ पे एंगल थीटा दे रखा है। अब tan अल्फा कितना हो निकालना मुझे, तो tan अल्फा बराबर क्या आ जाता है, अरे बोल क्या Q बटे P आता है यहाँ पे, यही तो आता है ना 90 डिग्री केस में, पहला ही केस है। तो देखो Q क्या है यहाँ पे एफ साइन थीटा और बटे में Q क्या यहाँ पे P क्या है एफ कोस थीटा, एफ से एफ तो क्या आ जाएगा tan थीटा। तो देखो यहाँ पे tan अल्फा बराबर के tan थीटा, इसका मतलब अल्फा जब थीटा के बराबर होगा तभी tan अल्फा tan थीटा के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट क्या यहाँ पे आ जाएगा ये, और एफ ही आ रहा है रिजल्टेंट तो, और ये एंगल कितना आ रहा है, इसी थीटा एंगल पे लगे एफ फोर्स के आपने दो कंपोनेंट किए थे, तो दो कंपोनेंट का रिजल्टेंट एफ आ रहा है। तो रेजोल्यूशन और रिजल्टेंट दोनों उल्टे हैं। अरे बोलो बात पकड़ में आ रही है नहीं? यस। तो इसलिए रेजोल्यूशन के हिसाब से निकाल लिया। नहीं, बात यह है कि जो हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमारा फॉर्मूला है वो बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट है, उसमें कोई एरर हो तो फिर यहाँ पे सेम रिजल्ट ना आता है या नहीं, कि दो फोर्स को उठा के इकलौता लगा देते हो तो वही आता है, तो वही नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये दोस्त के तो बच्चे थे, बच्चे उठाए तो बाप आ गया है नहीं, यस, और उसी एंगल पे आया थीटा पे, अल्फा बराबर थीटा आ गया अपने आप। समझ आ रहा है नहीं? ये थीटा होगा कदो तभी तो कंपोनेंट होंगे भाई, आपको थीटा साइन थीटा, ये अल्फा बराबर थीटा अपने आप आ गया। तो पूरा डिस्कशन हमारा बिल्कुल सही है, समझा? आई होप आपको पूरा समझ आया होगा, राइट? चलिए प्यारे बच्चों, तो देखो अब यहाँ पर जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है पूरा फिनिश हो चुका है, समझ आ ना? और ये लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं।